अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का, जहां पर उसके खास तौर पर बल्दियाती मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। पिछले दिनों हम देख रहे थे कि हर चैनल पर स्पेशल ट्रांसमिशंस हो रही थी कराची के मुतालिक कि कराची के बल्दियाती जो इशूज़ है वो हल नहीं हो रहे, और इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो लिया जा रहा था, उनसे ख्यालात जाने जा रहे थे। और अब अचानक जो है ये मसला कहीं इधर उधर हो गया क्योंकि और बड़े मसले आ गए हैं। तो क्या कराची के मसले हल हो गए हैं कि हम अब इस पर बात ना करें, अब हम किसी और चीज़ पे बात करें? यही एक बड़ा मसला है कि ब्रेकिंग न्यूज़ या कोई ब्रेकिंग जो एक लहर चल रही होती है उस पर तो सब बात करते हैं, लेकिन उसके बाद उसके क्या रिजल्ट्स निकले, या जो आवाज़ उठाई गई या आवाम चीखी या मीडिया चीखता रहा, उसके क्या रिजल्ट्स निकले, इस पर बात नहीं हो पाती। तो इसीलिए आज हम बात करने के लिए पहुँचे हैं बल्दिया वस्ती में, कराची के इलाके में, और यहाँ पर हमारे साथ दो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है शहर की। सबसे पहले हमारे साथ हैं कराची सेंट्रल के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी साहब, जो कि साबिक MNA भी हैं, आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जनाब नैयर रजा साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से निकले कोरंगी से और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आए हैं और यहाँ बैठकर हमारे साथ बात कर रहे हैं। रेहान हाशमी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, फरमाएं क्या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सारा कचरा उड़ गया है? क्योंकि आपकी तो जिम्मेदारी आपके हाथों में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बल्कि दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो उनके पास नहीं है, तो या स्टिल जो है वो उसी तरह मौजूद है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बीच में हुई कि मेयर पे प्रेशर रहा मीडिया का, फिर PTI में अली जैदी साहब की एक कैंपेन आ गई, फिर उसके बाद सिंध गवर्नमेंट खुद जो है मैदान में निकली, उन्होंने कहा जनाब हम भी जो है वो तो यानी सब ने जो है वो तकरीरें की, या कुछ सड़क पर भी कुछ फ़र्क महसूस हुआ है? देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज हमें डिस्कशन ये इस मौजू पे करनी चाहिए थी कि कराची के नौजवानों को रोज़गार के वो कौन से मौक़े हैं जो कि मिलने चाहिए, नहीं मिल रहे, कोटा सिस्टम एबॉलिश किस तरह हो, कराची के टैक्स पेयर का पैसा कराची वालों पे कैसे लगे, क्या वो लग रहा है या नहीं लग रहा, यूनिवर्सिटीज़ के क़याम अमल में क्यों नहीं आ रहे सिंध में, और इस तरह के मल्टीपल इशूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारा मौजू है गुफ्तगू, और पॉइंट ऑफ कंसर्न भी यही है कि कराची से जो गार्बेज बैकलॉग है वो क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा, और इस तरह के को रिलेटेड इशूज़ हैं, बल्दियाती मसाइल हैं। अच्छा, जहाँ पर भी मेगा सिटीज़ होते हैं वहाँ पर इशूज़ तो इमर्ज होकर आते हैं, लेकिन अच्छी मैनेजमेंट के ज़रिए, कानून साजी के ज़रिए बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, इसका अगर मवाजना करें कि मुशर्रफ दौर में भी तो बल्दियात था, मुशर्रफ दौर में भी बल्दियाती निज़ाम मौसर अंदाज में क्यों चल रहा था, वो कौन से ऐसे अवामिल थे, वो कौन से ऐसे मुहर्रिकात थे, वो कौन से ऐसे कवानीन थे कि जिसकी वजह से मुशर्रफ दौर में मसाइल कम थे और बहुत हद तक हल हो रहे थे। अच्छा, उसके चीज़ा नुकात ये हैं जनाब कि टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी बल्दियात के पास थी, वो आपने उठा के दे दिया फेडरल गवर्नमेंट को। उसके बाद जो बल्दियाती इदारे हैं, वो बल्दियाती इदारे कौन से हैं, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो यानी कि कचरा उठाने की जिम्मेदारी, वो बिल्डिंग कंट्रोल हो, मास्टर प्लान हो, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, या वाटर एंड सीवरेज जैसा इदारा, ये तमाम के तमाम इदारे बल्दियात के ज़ेर इंतज़ाम थे। आज ये तमाम इदारे बल्दियात के पास नहीं है, तो मसाइल कैसे हल होंगे? सड़क पर आप जाएं, टूटी फूटी सड़क और उसके मुहर्रिकात ये देखिए ना, बात ये कि जो आप फरमा रहे हैं, ये जो मुसलसल ट्रांसमिशन चलती रही कराची के मौजू पर, इस पर तो ये कई दफ़ा बात आ गई ना कि कौन सा इदारा किसके पास है, किसके अंडर कंट्रोल है। अब सवाल ये है कि इतना चीखने के बाद, इतना कुछ मीडिया के कहने के बाद फ़र्क क्या पड़ा? कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क कम अज़ कम मीडिया के कहने से ये फ़र्क ज़रूर पड़ा है कि आज कम अज़ कम इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं मीडिया के ज़रिए लोग कि ये इदारे बल्दियात के पास होने चाहिए थे, बल्दियात के पास नहीं है। ये मुस्तकिल हैमरिंग मीडिया की वजह से तो हुई है, और ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर, और आज जब सिंध गवर्नमेंट इस बारे में संजीदगी से सोच रही है, आज सिंध गवर्नमेंट सिंध सॉलिड वेस्ट को जितना पैसा देती है और उसके मुकाबिल 1 रुपया भी बल्दियात को नहीं देती, और हम जब ये कह रहे हैं कि हम जितना पैसा आप सिंध सॉलिड वेस्ट को देते हैं कचरा उठाने के लिए, उसका आधे पैसे में बल्दियात उठा सकती है। आप चेक एंड बैलेंस करें, मॉनिटरिंग करें, लेकिन आप तो 1 रुपया भी नहीं देने को तैयार हैं। हैमरिंग से कम ये जरूर फायदा हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट आज कम डायलॉग कर रही है। आज सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से नहीं, आप ये कहते थे कि कचरा उठाने का अख्तियार आपके पास नहीं है और आपको उसके पैसे नहीं मिलते।
यकीनन सिंध सॉलिड वेस्ट क्यों बनाया ठीक है, नहीं तो उसमें एक दफा मुझे याद है हमारे एक लाइव शो में मैंने आपसे कहा था कि फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट आप भी दे दें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को। देखिए, दो वजूहत हैं। पहली वजह तो यह है कि इस गुनाह में मैं शरीक क्यों हूं कि कौम का पैसा, वो पैसा जो कि 50 रुपए में आप काम कर सकते हैं, उस कौमी पैसे को 2000 रुपए आप क्यों दे रहे हैं किसी और को? वो पैसा अगर कौम का पैसा है तो उसको इस्तेमाल में लाए ना, 50 रुपए का काम 50 रुपए में करें। कम से कम उस गुनाह में मैं शरीक नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि हमें बहुत मुसीबत, बहुत अताब, बहुत प्रॉब्लम्स को सहना पड़ रहा है और सही हमने, लेकिन आज कम से कम उसका ये हुआ कि मीडिया के तवज्जुह से कि सिंध गवर्नमेंट का आपको पता होगा कि एक महीने में तकरीबन 3 से 4 डायलॉग हुआ है। उसमें इस बात पर वो किसी हद तक एग्री हो रहे हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट को या तो एबॉलिश करें या सिंध सॉलिड वेस्ट की जिम्मेदारी मेयर को दें या जो भी मैकेनिज्म डिवाइस होकर आता है वो बन जाए। दूसरी चीज ये कि वो काम फिर बल्दियात बनाने का फायदा क्या? जब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाना था कचरा उठाने के लिए तो बल्दियात क्यों बनाया? फिर अलमिया ये कि वो इदारा जिसका इख्तियार मेयर के पास नहीं है, जो सिंध गवर्नमेंट डायरेक्टली देख रही है, सवाल मेयर से पूछा जाता है कचरे का, मेयर के पास तो कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है। मेयर के पास शहर में जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं इनको मारने का तो इख्तियार है, वही मार दें चले। उसके ऊपर भी यही है कि सिंध गवर्नमेंट ने फिर जो आपके मम्मी डैडी जो सेगमेंट है जिसको पता ही नहीं, जो अपनी गाड़ी के रूल ऑफ द लॉ लाए ना, बस चले, अगर नहीं मार कौन बनाएगा? पकड़ के किसी जगह पे रखे। कौन बनाएगा रूल ऑफ द लॉ? इतना बुरा हाल है, अब ऐसा लगता है जितने इंसान है उतने कुत्ते कराची में आ गए। देखिए, यहाँ पर एक सेगमेंट ऐसा था, तकरीबन 4 से 6 कैंपेन हुई है और 1 साल से कैंपेन्स बाकायदा मुहिम रुकी हुई है और इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने एक मुआहदा किया, MOU किया एक निजी हॉस्पिटल के साथ जो बड़े अच्छे पैमाने पे चल रहा है। उसका रिजल्ट होना चाहिए था, कोई ना कोई आउटकम होना चाहिए था, DMCs को बताना चाहिए था कि आपको ये करना है और ये नहीं करना। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ भी नहीं हुआ इस तरह का। अच्छा, तो ये जो अख्तियारात नहीं मिले और बल्दियात को नहीं दिए और जो एक्ट आया और उसमें जो है अख्तियारात ज़्यादा सिंध गवर्नमेंट के पास रहे, उसमें एक बड़ी वजह माजी का भी रेफरेंस था कि जनाब पहले जब आपके पास अख्तियार था तो आपने सियासी भर्तियाँ की, करप्शन की, ये सारे इल्जाम थे, तो अभी आपको नहीं करने देंगे इसलिए अख्तियारात अपने पास ले लेते हैं। देखिए, ये कोई जवाब नहीं है ना। क्या मैं कराची के लोगों, कराची के इदारे में भर्ती करने के लिए क्या अफगानिस्तान से लोग लाऊं या टंडू आदम से लाऊं? कराची का इदारा है, कराची के लोग ही भर्ती होंगे ना भाई। कराची के इदारे में ये कौन सा तुक है कि कराची का शहरी पाकिस्तान भर के किसी और शहर में जाके जॉब नहीं कर सकता सरकारी, लेकिन कराची के इदारे में सब अपना हक जताते हैं। कराची के इदारे में कराची के लोगों का हक पहला होना चाहिए। अगर किसी ने माजी में हायर हुई, मेरिट की बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक दूसरी बात है इख्तियारात की, देखिए ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट है। माइंडसेट ये है कि डेवलपमेंट का काम लेजिस्लेटर क्यों करवाए? सियासी मराद के तौर पर यह पाकिस्तान का ट्रेंड रहा है कि सियासी मराद के तौर पर MPA MNAs को डेवलपमेंट के काम दिए जाते रहे हैं। ठीक है, अभी भी दिए जा रहे हैं। नहीं होना चाहिए ये। डेवलपमेंट की जिम्मेदारी लोकल बॉडीज की है। और अलमिया, यही बात वजीर आजम कहते थे लेकिन उन्होंने फिर अख्तियारात दे दिए, इसमें यू टर्न ले लिया। मुल्क का अलमिया है कि डेवलपमेंट का काम लोकल बॉडीज से करवाना चाहिए और उस पर चेक एंड बैलेंस और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मॉनिटरिंग करें आप। अच्छा, क्या माजी के दौर में, मुशर्रफ दौर में, क्या कराची की डेवलपमेंट, कराची की वेल बीइंग की मिसाल पूरी पाकिस्तान में नहीं दी जाती थी? वो गोल्डन एक एरा दिया जाता था। अच्छा, जब ये दिया जाता था तो वो डिप्राइव क्यों किया गया है? क्या कराची की तरक्की भारी नहीं है? क्या कराची की तरक्की अच्छी नहीं लगी? मिनी पाकिस्तान है। देखिए, सवाल पाकिस्तान का नहीं, सिर्फ सवाल मिनी पाकिस्तान का भी है, क्योंकि मिनी पाकिस्तान चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलाता है। ठीक है, हम भी इसीलिए आगे बैठे हैं कि जनाब ये यहाँ पर एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो पाकिस्तान के कई शहरों से बड़ा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बैठे हुए, ये पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरह से कोरंगी जो है वो भी एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और बेनता मसाइल मौजूद हैं। नईर हसन साहब फरमाएं कि अभी हम देख रहे थे जब ये मीडिया पर बहुत ज़्यादा कराची पे बात हो रही थी तो उसमें एक चीज़ आई बजट के हवाले से कि जनाब बजट, आप कहते हैं कि बजट नहीं मिलता, लेकिन हम फिगर्स देख रहे थे कि जनाब ये तो हर महीने जो है करोड़ों रुपए का बजट मिलता है और जो है उसमें वो शहर में वो लगता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट पे लगता नहीं है। तो वो जो ये जो बातें थी सारी, तो ये बजट फिर जाता कहाँ है? देखें, बजट एक अलग चीज़ है जिसको हर साल हर गवर्नमेंट बनाती है, बल्दियाती इदारे बनाते हैं, हर इदारा बनाता है। आप अपने घर का भी एक बजट बनाते होंगे। अब उसमें आप पूरे साल में आपकी इनकम कितनी होती है, आपकी रिसोर्सेज कितनी हैं, फिर जितना पैसा आपके पास आता है उस हिसाब से आप पैसा खर्च करते हैं। सरकारी इदारे जितने भी होते हैं वो डॉक्यूमेंट करते हैं बजट को, ताकि अगर उनके पास इनकम आए तो उनको उस बजट को खर्च करने के लिए कानून मौजूद हो उनके पास, ठीक है, इख्तियार हो उनके पास। इसलिए बजट को ज़्यादा बनाया जाता है
और मिसाल के तौर पे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का बजट अगर बनाता हूँ 50 करोड़ रुपए, लेकिन मेरी इनकम जो है वो 30 करोड़ है। अब मुझे अंदाजा है कि हो सकता है सिंध गवर्नमेंट मुझे 20 करोड़ मजीद दे दे, तो उसके लिए मेरे पास बजट बुक के अंदर काम शामिल होना जरूरी है कोई डेवलपमेंट का, ताकि मैं उसको खर्च कर सकूं उस पैसे को। तो बजट इसीलिए इस तरह बनाया जाता है मीडिया पे। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उसके उस मद में क्या आपके पास इतने फंड मौजूद है कि कम से कम आप भी, क्योंकि अपना कचरा खुद ही उठा रहे हैं और ये आप भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं गया है, तो क्या आप उठा पा रहे हैं ये सब चीजें कर पा रहे हैं? देखिए, एक चीज तो पहले मैं क्लियर करूं कि बजट के हवाले से जो तशहीर की गई वो बहुत गलत की गई। मीडिया के हमारे दोस्तों को शायद नहीं पता, और मैंने कुछ लोगों को बताया भी मीडिया के लोगों को, लेकिन वो गलत तरीके से उसका प्रोपेगेंडा किया गया, और उसके बाद आप देखें कि फिर वो खामोश भी हो गए सारे लोग, उनको जब शायद बाद में पता भी चल गया हो। तो एक तो वो गलत सारा किया गया, मुनज़्ज़म एक साजिश की गई बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले से, ठीक है। दूसरा, सॉलिड वेस्ट का जो देखें इशू है, ये इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। डिस्ट्रिक्ट जो सॉलिड वेस्ट के पास डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें जो वो काम करते हैं, उसमें जो वो पैसा लेते हैं, वो कहीं ज़्यादा पैसा लेते हैं। वो जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उनको डॉलर में पे किया जाता है पैसा। तो आज से 3 साल पहले जब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को दिया गया और डिस्ट्रिक्ट साउथ को दिया गया, तो वो $29 में दिया गया। $29 का मतलब आज के हिसाब से ये है कि 156 का डॉलर है अभी करंट डॉलर ये। और अगर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से 1500 टन कचरा लिफ्ट करती है चाइनीज कंपनी, तो 67 करोड़ यानी कि 67 करोड़ रुपए वो पर मंथ सिंध गवर्नमेंट सॉलिड वेस्ट उस चाइनीज कंपनी को देता है, ठीक है। अब मुझे आप बताएं कि 1500 टन के ऊपर 67 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की से सिंध सॉलिड वेस्ट चाइनीज कंपनी को दे रहा है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी मेरे पास 3000 टन कचरा जनरेट होता है, ठीक है। मैं उस 3000 टन कचरे का 50 से 60% कचरा उठा पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मशीनरी नहीं है, और मैं 5 करोड़ रुपए खर्च करता हूँ। मेरा जो 50 या 60% में कचरा उठाता हूँ, यानी कि मैं 1500 टन कचरा उठाता हूँ, तो मैं 5 करोड़ रुपए खर्च करता हूँ, जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट चाइनीज कंपनी को 67 करोड़ रुपए देता है। और इसके अंदर मुलाजमीन की तनख्वाह शामिल नहीं है। अगर आप मुलाजमीन की तनख्वाह शामिल कर लें तो 3 से 4 करोड़ रुपए वो भी होगी, तो ये 70 करोड़ से भी ऊपर चला जाता है। इसी तरह अगर सॉलिड वेस्ट मेरे पास आएगा और 3000 टन कचरा मेरे पास से सॉलिड वेस्ट उठाएगा, तो सिंध गवर्नमेंट उसको मौजूदा डॉलर के हिसाब से तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपए देगी, ठीक है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी 70 से 80 करोड़ रुपए देगी, जबकि वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और हमें जो वो हमें पैसे दे रही है वो 4 से 5 करोड़ रुपए देती है। अब आप मुझे बताएं, एक तरफ तो सिंध गवर्नमेंट हमें 4 से 5 करोड़ रुपए दे रही है, जबकि सॉलिड वेस्ट के थ्रू वो चाइनीज कंपनी को 70 से 80 करोड़ रुपए देगी अगर टेंडर हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि एग्जिस्टिंग टेंडर जो है तो अभी आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि भाई आप 70 करोड़ रुपए ना दें हमें, 80 करोड़ ना दें, आप जितना चाइनीज कंपनी को दे रहे हैं उसका 50% दे दें हमें आप, ठीक है, ठीक है। क्या होगा? बिल्कुल शहर की सड़कें जो हैं, जिस तरह माजी में कराची था कि वो धुला करेंगी, कहीं पर एक कचरा नजर नहीं आएगा, 50% दें। और अगर कहीं पे कचरा नजर आए, किसी रोड पे कोई मट्टी नजर आए, तो बिल्कुल आप हमें फौरी तौर पे हटा दें। यही बात आप भी कहते हैं भाई रियान हाशमी साहब? यही बात आप भी कहते हैं? मैं नैयर साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। और ये एक बात इसमें ऐड भी कर दूँ, देखिए सिंध गवर्नमेंट एक 20 साल पहले होने वाले मरदमशुमारी के तनासुब से जो पैसा एलोकेट होता है वो आज तक दे रही है, उसको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के जरिए वो देते हैं। अच्छा, आबादी मल्टीप्लाई हो गई, वर्टिकल एक्सपेंशन हो गई, कच्ची आबादियां बढ़ गई और बेपनाह लोगों की आबादी बढ़ चुकी है। 20 साल पहले होने वाली मरदमशुमारी के नतीजे में जो ऑक्ट्राई जिला टैक्स मिलता है, एक तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि आज कराची की आबादी कहीं पर 50 लाख थी तो आज वो हो गई है 1 करोड़। तो उस आबादी जो नई आबादी है, हालांकि इस मौजूदा मरदमशुमारी में भी हमारी सख्त रिजर्वेशन है, हमारी नहीं बल्कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की भी रिजर्वेशन है। एक तो नए मरदमशुमारी के हवाले से होना चाहिए, दूसरा ये कि उस मरदमशुमारी के हवाले से जो ऑक्ट्राई जिला टैक्स दिया जाता है वो एक लमसम अमाउंट दिया जाता है। आज तक डेवलपमेंट के नाम पर किसी भी जिले को, मैं समझता हूँ कोरंगी और बल्दिया जिला बस्ती को तो डेवलपमेंट के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया गया, ठीक है। कचरा उठाने के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया गया। ये बता रहे हैं 4-5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ओजेटी पैसे आते हैं। अच्छा, एक कंपोनेंट दिया जाता है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं है कि तनख्वाह का है, क्योंकि मेरी ओजेटी
तो पूरी की पूरी तनख्वाहों में चली जाती है, क्योंकि 20 साल पहले जो मुलाजिम काम कर रहा था अगर उसकी तनख्वाह 12,000 थी तो इन्फ्लेशन और इंक्रीमेंट लगने के बाद आज उसकी तनख्वाह ये मुलाजमीन की तादाद में भी बड़ा सवाल आते हैं। इस पर भी मैं जरा उठाता हूँ सवाल कि ये मुलाजमीन हैं कितने और क्या क्या कर रहे हैं, फिर आपके जो अंडर जो है वो कौन कौन से महकमे आते हैं या कौन कौन से एरियाज आते हैं, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं। और सबसे बढ़कर जो सवाल है वो फिर यही है कि ये मसला हल अगर इस दौर में नहीं हो पा रहा तो अगले जो इंतखाबात हैं उसमें जो एक्ट आने वाला है या जिस पर बात हो रही है तो उसमें क्या तब्दीली होनी चाहिए। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं बल्दिया बस्ती कराची में और बात कर रहे हैं कि कराची के जो मसाइल हैं, खासतौर पर बल्दियाती मसाइल हैं, जिस पर पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बात की गई और अब ये इशू जो है वो और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से जो है वो कहीं साइड में हो गया है, तो उसके फीडबैक तलाश करने के लिए हम आज आए हैं। और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमारे साथ दो मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची के और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के नैयर रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर रजा साहब फरमाएं कि ये जो आपने एक बजट की बात तो क्लियर की कि जनाब ये कुछ ज़्यादा जो आप बजट बनाते हैं उसमें एक टारगेट होता है, ज़रूरी नहीं कि उतना बजट मिलेगा और उसको मीडिया पे हाईलाइट किया गया, हालांकि इतना बजट नहीं मिला। इसी तरह से जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद सामने दिखाई जाती है, तो लोग बोलते हैं कि भाई ये एम्प्लॉयज़ आखिर हैं कहाँ, ये क्यों गायब हो गए, ये क्यों नज़र नहीं आ रहे सड़कों पर। देखें, मैं आपको बताऊं, एम्प्लॉइज़ जो सड़कों पे नज़र आएंगे वो तो यकीनी तौर पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसी के नज़र आएंगे ना, जिनकी आप बात कर रहे हैं। स्वीपिंग स्टाफ सारा हमारा हो गया, ठीक है। अब ये जो स्टाफ है, स्वीपर्स जो हैं, ये कई सालों से नए अपॉइंट तो हुए नहीं है, ठीक है। आज से 5 साल पहले, यानी कि 5 साल के 2005 से 2010 तक की अगर हम बात करें तो जिन यूनियन काउंसिल के अंदर स्वीपिंग स्टाफ जो है वो 40 से 50 की तादाद होती थी, आज वहाँ पर 10 से 15 है, क्योंकि बाकी लोग रिटायर्ड सारे हो चुके हैं, अब मुलाजमीन इतने नहीं हैं। तो एक तो वजह ये भी है कि जो मुलाजमीन की तादाद थी सॉलिड वेस्ट जो हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसकी तादाद कहीं कम हो चुकी है 2005-2010 से, अगर आप पुराने बल्दियाती सिस्टम की बात करें जब इलेक्टेड लोग मौजूद थे उस वक्त, ठीक है। फिर नए इसके अंदर अपॉइंट हुए नहीं है, तो ये भी एक मसला है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम कह चुके हैं जी नए लोगों को अपॉइंट करें। नहीं, अभी क्या तादाद तो फरमाया ना। देखिए, अभी कोरंगी के अंदर जो है 650 के करीब हेल्थ वर्कर्स हैं और ओवरऑल जो यूनियन एम्प्लॉइज हैं वो तादाद ओवरऑल 6000 हमारे पास एम्प्लॉइज हैं। इसके अंदर देखें 6000 के अंदर 278 पार्क्स हैं, 278 पार्क्स हैं, जिनके अंदर उसमें हमें माली भी चाहिए, जिसके अंदर हमें चौकीदार भी चाहिए। पार्क का हाल कैसा है? देखिए, पार्क्स तो डेवलप नहीं हो सकते, डेवलप करने के लिए फिर हमें फंड्स चाहिए। अगर आप देखें फिर फंड्स की बात होगी तो वही है कि ओजेडटी जो शेयर हमें मिलता है वो इस वक्त 2013 में जो मिलता था वो शेयर मिल रहा है। 2013 से 2019 तक हर साल 15%, 10% मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ती हैं, तो वहाँ पे कितना हमें जो है वो लॉस होता गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो मिलना चाहिए था 2013 में वो भी नहीं मिलता था, तो अब 2019 में उसका भी फिर असर पड़ा। फिर शॉर्ट फॉल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट केएमसी के पास था वो हमारे पास आ गया, ठीक है, उसके पैसे हमारे पास। क्या कितने मुलाजमीन आपके पास टोटल? देखें, जब हमने चार्ज लिया था तो 8000 समथिंग थे, लोग रिटायर हो गए, इंतकाल कर गए, तो आज कम से कम 7500 समथिंग है। बजट में हमने हाँ डिमांड की है तकरीबन 10,100 मुलाजमीन की, ठीक है। लेकिन बजट में लिखने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि जो जिनको पे दे रहे हैं, जिनको सैलरी दे रहे हैं, जो एक्चुअल मुलाजमीन है वो तो 7500 समथिंग है। तो और दूसरी चीज़ नहीं, तकरीबन 15 सालों से हायरिंग तो नहीं हुई है, स्वीपिंग स्टाफ कम है हमारे पास, और एक डिपार्टमेंट तो है नहीं। लाइट लगाने का अलग डिपार्टमेंट है, स्वीपिंग के लिए अलग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मेडिकल डेलीगेट हुआ है केएमसी से, लाइब्रेरी है, इस तरह मुख्तलिफ पार्क डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो बवक्त ज़रूरत जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मुलाजमीन बावजूद इस बात के कि उनको 2 साल से हम जो उनकी रकम है जिसका नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की हद तक निकालती है, प्रैक्टिकली उनकी तनख्वाह बढ़ा के नहीं देती, उससे महरूम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं। देखें, यहाँ पर अभी 50% रिसोर्सेज की जरूरत थी, यहाँ पर 0 रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर लोग काम कर रहे हैं तो उनको सराहना चाहिए। जो बगैर इंसेंटिव के 2-2 सालों से काम कर रहे हैं, बेसिक सैलरी मिलती है, इंक्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा 2 सालों से। आपने ये केएमसी के बाहर लोग एहतजाज क्यों कर रहे होते हैं? मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है, तभी एहतजाज कर रहे हैं। और भी होती है वो मुझे किसी हद तक मालूम हुआ कि कोरंगी में शायद कोशिश की गई है, और वो ये होती है कि आप अपने बजट खुद से इंक्रीज करें।
और उसमें ख़ास तौर पे जैसे होर्डिंग्स हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ से आप अपने, अगर आपको नहीं मिल रहे सूबाई हुकूमत से, तो आप अपने बजट खुद जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं और वहाँ से आप मशीनरी भी ले सकते हैं, जैसे आपने ली भी। मुझे मालूम हुआ था जब ये कैंपेन्स चल रही थी, तो उसमें क्या क्या जगहें हैं नैयर रज़ा साहब जहाँ से आपने बजट इंक्रीज़ किया और अब कर सकते हैं आगे? देखिए, जब 2016 में हम आए थे तो उस वक्त हमारे पास जो इनकम के डिपार्टमेंट है वो एक तो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। एक लोकल टैक्स एंड रिकवरी है जो कि जिसमें ट्रेड लाइसेंस वो बनाया जाता है। तो ये दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो हमें इनकम देते हैं। बदकिस्मती से एडवर्टाइजमेंट तो आपको पता है कि सारी वो बैन हुई हुई है कई सालों से, और होर्डिंग्स वो सारी बैन हुई हुई हैं, तो वो तो वहाँ से तो इनकम के ज़राए बहुत ही महदूद हैं। अब जो शॉप बोर्ड होती हैं छोटी छोटी, उससे टैक्स जो है वो जनरेट होता है। इसी तरह ट्रेड लाइसेंस जो होता है उससे होता है। तो हमने 2015 का अगर आप देखेंगे तो 2016-17 में आपको 50% हमने जो उसको इंक्रीज़ किया था, और डिपार्टमेंट को जो था वो अपग्रेड किया हमने, लोगों को अवेयर किया, आम उस पर कैंपेन्स भी हमने चलाई। तो उसमें फिर हमें फ़ायदा हुआ कि हमारी इनकम जो थी वो बेहतर हुई। फिर जब हमारी इनकम बेहतर हुई तो फिर हमने तकरीबन हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए 13 हाइड्रोलिक ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी फिर हमने खरीदी और वो हमने कोरंगी जोन को दी। इसके अलावा हमने 4 मैकेनिकल की गाड़ियाँ अपनी खरीदी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दी। इसी तरह हमने जो मैकेनिकल स्वीपर्स जो मशीन थी उसको रिपेयर किया। तो काफ़ी हमने हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने बजट लगाया जब हमारी इनकम बेहतर हुई। तो इसी तरह हम अपने उस डिपार्टमेंट को मजीद अभी ताज़ा सूरत हाल क्या है? देखिए, करंट सिचुएशन यही है कि हम जितना मैक्सिमम कर सकते थे वो हमने कर लिया। अब हमें नीड OZT इंक्रीज करने की है कि सिंध गवर्नमेंट जो ऑक्ट्राइज टैक्स है वो 2019 के हिसाब से जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना करे। हमने अभी अपने मुलाजमीन की 50% सैलरी भी इंक्रीज की है, तो ये पैसा भी तो उसी OZT से गया है ना। तो लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपना जो पैसा हमें देती है वो आज भी 2013 वाला ही दे रही है। तो जरूरत इस बात की है कि सिंध गवर्नमेंट हमें हेल्प करे। रेहान हाशमी साहब, सेल्फ जनरेट सर, क्या आपने आपका सूबा तो सूबा कह रहा हूँ, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो बसर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है, तो और उसमें कमर्शियल जो एवेन्यूज हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो किस तरह से आप इसमें रेवेन्यू बढ़ा सके? मैं बड़ा ऑनेस्टली बताऊंगा, हमारे यहाँ इंक्रीज तो हुआ है। कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो माजी की बनिस्बत हमने अपने जो रिसोर्सेज से उसको इन्हांस किया है। लेकिन देखिए, टैक्सेशन या कानून का इतलाक उसी वक्त मुमकिन है जब इन्फोर्समेंट हो, और माजी में इन्फोर्समेंट के लिए इसी बिल्डिंग में म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट बैठा करता था जो कि इन्फोर्समेंट कराता था। आज का नाजिम या चेयरमैन या बल्दियाती नुमाइंदा इतना ही मुअत्तल है कि जो कचरा फेंकने वाले, कचरा जलाने वाले के खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं कर सकता, जो 2 या 3 टैक्सेस की मद में मिलने वाली रकम के हसूल के लिए काविशें करने और उसको जमा ना करने वाले के खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं कर सकता। तो इन्फोर्समेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर इन्फोर्समेंट कैपेसिटी हो तो ये हो सकता है 100 या 101% मजीद इंक्रीज कर सकते हैं। एक और चीज के जो डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे हैं, इदारों के नहीं, आपके पास अभी भी जराए क्या है, मतलब जो आपके बजट बढ़ाने के? बिल्कुल ऐसा ही है, सेम एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज़बूहाली आई हुई, आपको पता है कि किस अभी तक कोई बायलॉज डिसाइड नहीं हुए, कोई लोग इन्वेस्टर्स जो थे वो मारे फिर रहे हैं, लोग बेरोजगार हो गए। इसके अलावा शॉप बोर्ड है। शॉप बोर्ड और सनशेड के ऊपर अलमिया ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को कुछ अनासिर ने मिसयूज किया। ये कानूनी एक चीज थी जिसको डिपार्टमेंट, और मैं हमारा मेयर का ही डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मौजूद चंद अनासिर ने इसको मिसयूज करके शॉप बोर्ड्स के ऊपर ऑपरेशन कर दिया जबकि एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन होना था। सनशेड के ऊपर ऑपरेशन कर दिया जबकि एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन होना था। उनके खिलाफ हो सकता है तहकीकात हो रही है और होना भी चाहिए, उसके खिलाफ आगे जाके चीजें भी आनी चाहिए। वो बिजनेस एवेन्यू जहां से रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता था वो डैमेज हुआ। ट्रेड लाइसेंस का है, ट्रेड लाइसेंस के लिए काविशें तो हो रही हैं, लेकिन अगेन कि जब आपकी इन्फोर्समेंट नहीं होगी तो कैसे पॉसिबल होगा? वो बनाए ना बनाए, आपकी उसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, ये मामूली नौयत की जो कि हो सकता है कि सिर्फ 0.1% कॉन्ट्रीब्यूट करे बल्दिया को, ये कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूशन तो ये है कि एक आम शहरी कराची का
उसकी जिंदगी में जो आने वाले मसाइल हैं वो 99.9% बल्दियात से रिलेटेड है। घर से निकलता है, फुटपाथ पे कदम रखता है, स्ट्रीट लाइट देखता है, कचरा कुंडी पे जाता है, पानी का मसला हो, ये तमाम के तमाम बल्दियाती मसाइल हैं। लेकिन उसकी जिंदगी में उसका जो टैक्सेस देता है वो 99.9% टैक्स उसकी जिंदगी पे थोड़ी लग रहा है, वो तो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जा रहा है। जबकि उसकी जिंदगी में मुदाखलत करने वाले, मसाइल पैदा करने वाले मसाइल जो है 99.9%। ये बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। और यही बड़ा मसला है कराची के अंदर कि यहाँ जो लोग हैं वो बेइंतहा बल्दियाती मसाइल के शिकार हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं है लोगों के पास, फुटपातें नहीं हैं चलने के लिए, सड़कों का हाल बहुत बुरा है, बारिश हो जाए तो और मसाइल के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। फिर इसी के साथ साथ जो है सेवरेज का पानी, सेवरेज एक बहुत बड़ा इशू है, पानी लोगों के पास नहीं है। लोग सुबह सुबह जाते हैं 6 बजे, लाइनों में लगते हैं, गरीब लोग टैंकर नहीं डलवा सकते। जब से पानी, बहुत से इलाकों में पानी के अंदर सेवरेज मिला पानी जो आ रहा है, पानी तो बहुत ही एक बड़ा अलग से सब्जेक्ट है और उस पर कभी फिर बात करेंगे, और ये आपके अंडर आता भी नहीं है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं तो बेनता इशूज़ है। अब एक बड़ा जो मौसम तब्दील हुआ है नैयर रज़ा साहब, हमने कराची को नहीं सुना था कि जहाँ पे भी डेंगू आएगा, लेकिन इस वक्त हर दूसरे घर के अंदर, कराची के अंदर भी हम ये सुनने में आ रहा है कि क्योंकि बारिशें ज़्यादा हुई, फिर गंदगी बेनता है, कचरा बेनता है, नाले आप देखें, मसद जो एक शहर होना चाहिए जदीद शहर, उस वो कहीं भी नज़र नहीं आता, तो फिर डेंगू नहीं आना था। जी क्या किया डेंगू के लिए? देखिए, डेंगू का जो ये होता है प्रॉब्लम, ये कि साफ पानी में होता है, ये गंदे पानी में तो होता नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये फिर हम सब लोग एहतियात करें और साफ़ पानी जहाँ जहाँ पे जमा होता है उसको वहाँ जमा होने ना दें, और ताकि फिर ये इसको कंट्रोल किया तो जा वायरल नहीं, गंदे पानी से जो वायरल तो देखिए इतने ज़्यादा कराची में वायरल हैं कि इनकी जो एंटी जो डोज होती हैं वो भी अब काम नहीं करती हैं। बहुत सारे वायरल ऐसे हैं कि जब उनको एंटीबायोटिक दिया जाता है तो वो उसको असर नहीं करती है। ठीक है, तो इसके लिए वायरल स्प्रे होना चाहिए। और सबसे बड़ा मसला अस्पतालों का है। Exactly. आप मुझे बताएं कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में, आपके अंडर कोई अस्पताल भी आते हैं तो क्या कर रहे हैं वो? नहीं, देखें, हमारे बल्दिया के पास जो अस्पताल हैं, अब्बासी शहीद है जो कि एमसी रन करता है, या दूसरे हॉस्पिटल, हमारे पास डिस्पेंसरीज होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट रन करता है, क्लिनिक होते हैं, हमारे छोटे क्लिनिक होते हैं। लेकिन हॉस्पिटल जो है वो हमारे पास नहीं आते, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं या फिर वो केएमसी के पास आते हैं। बहरहाल इसमें स्प्रे होने चाहिए और लोगों को, सबको एहतियात भी करना चाहिए कि साफ़ पानी को किसी भी एक जगह जमा ना करें, ताकि वो इस तरह का जो ये मच्छर है ये पैदा ना हो सके। जी, बेनता मसाइल हैं कराची में और ये मसले हल होने चाहिए। आवाज़ें बहुत उठती हैं कराची के हवाले से, लेकिन उसका हल नहीं निकलता है। यहाँ मेरे सामने बड़ी आवाम मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि बल्दियाती ये क्या मसाइल हैं और ये किस तरह से देख रहे हैं कराची को। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान का। मुझे जो सबसे ज़्यादा यहाँ मसला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है कि जगह जगह जो रोड डैमेज हो रहे हैं और उसके बाद वाटर बोर्ड की जो लाइनें टूट जाती हैं, वो पानी जमा हो जाते हैं, जौहर बन जाते हैं जगह जगह, और वहाँ से निकलना, ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोगों का टाइम दफ्तरी औकात में आना जाना, स्कूल छोड़ना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है। जरा इस मसले पे जरा गौर करें कि बहुत जबरदस्त आपने आवाज उठाई, ये मसला बहुत अहम है क्योंकि टाइम का यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, स्कूल टाइम पहुँचना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। यही आवाज़ें आएँ ताकि और ज़रा बेहतर अंदाज में इन पर जो निशानदेही हो सके, क्योंकि ज़ाहिर जो आप देखेंगे गार्बेज का मसला है, रोड टूटे हुए हैं और आपको डेंगू नज़र आ रहा है, ये सारे मसाइल बेशक बहुत अहम है, लेकिन इसके लिए सब ने, तमाम हमारी सिंध हुकूमत जो है उसने अपनी एक अलग वजीर को भेज दिया। अली दरी साहब आए, उन्होंने कहा मैं मुहिम चला रहा हूँ सफाई के लिए, लेकिन बात यह है कि आप सब मिलकर अगर एक होकर काम करेंगे तो काम होगा, अलग अलग मिलकर काम करेंगे तो कभी काम नहीं होगा। आखिरी मरहले में मैं एक एक्सट्रीम सवाल करने जा रहा हूँ। कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन 6 में से 2 बहुत अहम डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन यानी हेड हमारे साथ मौजूद हैं और ये फरमा रहे हैं कि इनको अख्तियारात नहीं मिले हैं। बेइंतहा मसाइल मौजूद हैं इनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी आप एक एक करके जब आप गिनना शुरू करेंगे, पानी से लेकर सेवरेज, रोड, ट्रांसपोर्ट और उसके बाद तालीम, सेहत, लॉ एंड ऑर्डर, बेइंतहा मसाइल मौजूद हैं। कह रहे हैं ना हमारे पास अख्तियार है, ना हमारे पास बजट में दिया जाता है, ना डेवलपमेंट्स की फंड में की मद में दिया जाता है। तो एक रास्ता होता है एहतजाज का, एक रास्ता होता है इस्तीफे देने का
कि हम जनाब रिजाइन करते हैं और अगर हम अपने लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इस कुर्सी के ऊपर बैठें। तो मुझे आप ये फरमाएं आखिर के अंदर, नैयर रज़ा साहब आपसे मैं पूछता हूँ कि अगर मौलाना फजलुर रहमान निकल सकते हैं और वो निकलकर इतनी लंबी मार्च कर सकते हैं और जो है वो बैठ सकते हैं जाके इस्लामाबाद के अंदर, तो आपके पीछे भी एक सियासी जमात मौजूद है, आपने क्या किया इस सिलसिले में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक तो ये इलेक्शन बड़ी मुश्किल से हुए थे 2016 में, आपको याद होगा, और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बल्दियाती इलेक्शन कराए गए थे, ठीक है। और 2010 और 2016 तक 6 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे थे। तो आप क्या ये चाहते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदे फिर ख़त्म हो जाए और फिर एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएं? अगर हम इस्तीफे दे देते हैं मिसाल के तौर पे, तो यहाँ कौन आएगा? ठीक है, एहतजाज का भी एक बड़ा तरीका होता है। बता रहा हूँ, इस बिल्डिंग में एडमिनिस्ट्रेटर बैठा होगा ना फिर यहाँ पे, तो उस 6 साल का दौर शायद कोई नहीं भूला होगा जब मीडिया ने जितने प्रोग्राम इस 3 साल में किए, उस 6 साल में मैं नहीं समझता कि किए होंगे, ठीक है। उस वक्त कचरा कराची से नहीं उठता था, उस वक्त कराची में वाटर का मसला स्टिल मौजूद था, उस वक्त रोड्स की कंडीशन ऐसी ही थी, ठीक है। लेकिन इस 3 साल में कुछ ना कुछ तो हुआ। आज बहुत सारे काम रेहान ने भी और हमने भी सीवरेज बोर्ड को जो करने चाहिए थे वो हमने किए हैं। आज जाम चाकरों के ऊपर कचरा जाता है तो आप काउंट कर सकते हैं कितना कितना कचरा सेंट्रल से जाता है, कितना कोरंगी से जाता है, ठीक है। तो आज रिकॉर्ड के ऊपर चीजें आ रही हैं। तो अब अगर हम भी यहाँ से चले जाते हैं तो फिर यहाँ फिर एडमिनिस्ट्रेशन एहतजाज हो जाएगा। एहतजाज देखिए, एहतजाज के लिए हमने पहले कानूनी रास्ता इख्तियार किया और हमने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की कि 140A के तहत आईने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट हमें इख्तियार दिलाए। आइन के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है 140A कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और फाइनेंशियल पावर्स आप बल्दियाती नुमाइंदों को दें, 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट को दें, 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट बल्दियाती नुमाइंदे इनको आप दें। तो इसके लिए हमारी पिटिशन वहाँ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में। हम आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको हियरिंग कॉल हो और वहाँ पे जो उसको हाशमी साहब, इसका मतलब आप लोगों की आवाज नहीं बन सके, आप कुर्सी पे जरूर बैठे हुए हैं लेकिन जो आपने हक दिलवाना था अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को वो आप अभी तक नहीं दिलवा सके। देखें, मौजूदा दौर में हक के लिए आवाज़ बुलंद करने की भी सज़ाएं हैं और हक के लिए, लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने की सज़ाएं हम भुगतते रहे हैं, भुगत रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि मैं अगर कराची के या पाकिस्तान के लोगों का पैसा सिंध सॉलिड वेस्ट को देने से मैं हिंड्रेंस या बैरियर पैदा कर रहा हूं, तो क्या इसकी सज़ा के लिए तैयार नहीं हूं मैं? क्या इसकी सज़ा की धमकियां नहीं आ रही होंगी? क्या आप समझते हैं कि आपको याद है रिसेंटली मेयर कराची पे परसों तरसों एक मुकदमा ख़त्म किया गया है और उस मुकदमे में सारे के सारे नामजद थे कि पानी की दस्तयाबी के लिए वाटर बोर्ड के खिलाफ हमने एहतजाजी मुजाहरा किया और FIR कट गई। जब मैं अपने लोगों के लिए दरवाजे खोल के रखता हूँ, मिल के दिखाए ना किसी बाबू से कोई आदमी, क्यों नहीं मिलता बाबू? आज मैं और ये या मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदा और बिलखसूस कराची का नुमाइंदा हक परस्त, वो दस्तरस में है लोगों की, क्योंकि हम ग्राउंड पर हैं। हम सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम जगह नहीं छोड़ेंगे, हम जगह एहतजाज करने को तैयार नहीं है। एहतजाज को इसका मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के एहतजाज तो कर रहा हूँ। इतनी ज्यादा लबकुशाई बाआवाज़ बुलंद अगर मैं तनकीद कर रहा हूँ, यह एहतजाज तो है। और मैं इस उम्मीद के साथ कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अरबाब इख्तियार तक तो बात पहुंचेगी। मैं सड़क बंद करना बहुत आसान काम है हमारे लिए, हम जाके खड़ो जाए, क्या उसका रिजल्ट आएगा हमारे पास? जब मैं सबसे सुप्रीम बॉडी पाकिस्तान की वहां जा चुका हूं अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराने और अपनी गुजारिशात लेकर, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। मैंने तमाम जमहूरी आईनी कानूनी रस्ते इख्तियार किया। मैं करूंगा। रेहान हाशमी साहब, नैयर रज़ा साहब, मैं इस वक्त ये कहना चाहूँगा आखिर में कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप मीडिया में देखते हैं, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर और सब कुछ ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन एक आम आदमी पाकिस्तान में मिडिल क्लास एक गरीब आदमी जो है, उसके मसाइल अगर जमहूरियत की वजह से उसको समर नहीं मिला, उसके मसले हल नहीं हुए, तो फिर ये किस बात की जमहूरियत है?
ये किस बात के दावे हैं कि अगर उसके घर में पानी नहीं आ रहा है, उसका सीवरेज का मसला हल नहीं हो रहा है, उसके मोहल्ले से कचरा नहीं उठ रहा है, वो गंदगी में जो है वो सांस ले रहा है, उसकी सड़क नहीं बन रही है, उसके बिजली के मसाइल मौजूद हैं, गैस के मसाइल मौजूद हैं, जो एक बुनियादी मसला है। और उसका खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इक़्तिदार में आने से पहले बड़ी बड़ी तकरीरों में कह चुके हैं कि भाई वो मसला लोकल गवर्नमेंट के जरिए ही जो है हल होगा। अभी लोकल गवर्नमेंट का एक नया निज़ाम भी आ रहा है, अब देख रहे हैं सूबाई सतह पे वो कैसे इंप्लीमेंट होता है। हर शख्स जो है उसकी रसाई नहीं है कि वो जो है वो पहुंचे सूबाई वजीर तक, वो पहुंचे सूबाई चीफ मिनिस्टर के पास तक। वो तो अपने मोहल्ले में अपने इर्द गिर्द जो यूसी के लोग रहते हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, जो काउंसलर हैं, या इवन यूसी चेयरमैन है, या बहुत ज़्यादा हुआ तो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, वो वहाँ तक पहुँच सकता है। और वहाँ जब वो पहुँचता है क्या और उनसे बोलता है मेरा ये मसला हल करो, तो बोलता है मेरे पास अख्तियार नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। भाई ये जमहूरियत का समर अगर आवाम को देना है तो बल्दियात को पावर देनी होगी, चाहे वो बल्दियात कराची की हो, चाहे लाड़काना की हो, चाहे लाहौर की हो, चाहे पेशावर की हो, चाहे कोहाट की हो, चाहे कोयटा की हो, चाहे गवादर की हो। जब ही जो है लोगों के मसाइल हल होंगे। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।